नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं भारत के उत्तर पूर्व में असम का एक छोटा सा हरा भरा गांव है, जतिंगा। जतिंगा। ज्यादातर तो ये शांति रहता है, लेकिन साल में कुछ महीने ऐसे आते हैं, कुछ खास रातें, जब यहाँ कुछ अजीब होता है। हाँ, कुछ ऐसा जो मतलब दशकों से एक पहेली बना हुआ है, वैज्ञानिकों के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी। सोचिए, एकदम अंधेरी रात है, धुंध छाई हुई है और अचानक आसमान से पक्षी नीचे आने लगते हैं, सीधे रोशनी की तरफ। हाँ, खिंचे चले आते हैं। हाँ, यही है जतिंगा का रहस्य। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जतिंगा आखिर है कहाँ। हाँ, ये जरूरी है। तो ये असम का जो डिमा हसाओ जिला है, वहाँ पहाड़ियों के बीच बसा है छोटा सा गांव है। गुवाहाटी से कितना दूर होगा ये? करीब 330 किलोमीटर दक्षिण में हाफलांग नाम का एक कस्बा है, उसके पास ही है। अच्छा। और ये एक संकरी सी घाटी में है, जिसके चारों तरफ घने जंगल हैं। मतलब ये लोकेशन भी कहानी में इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। और ये जो घटना है ना, ये बहुत ही खास हालात में होती है, ऐसा नहीं कि कभी भी हो जाए। अच्छा, कब होती है ये? ये होती है मॉनसून के बाद, मतलब सितंबर से लेके नवंबर, कभी कभी दिसंबर की शुरुआत तक भी। और रातें भी खास चाहिए, अमावस्या के आसपास की, मतलब एकदम काली रातें। ओके। और साथ में घना कोहरा हो, बादल नीचे आ गए हों, या फिर हल्की बूंदाबांदी या तेज हवा चल रही हो। बाप रे, मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ। हाँ, और समय भी लगभग तय है, शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच। ये सब चीजें जब मिलती हैं तभी ये होता है। ये तो अपने आप में बड़ा अजीब है कि इतनी सारी शर्तें हैं। अच्छा, तो जब ये सब होता है तब असल में क्या होता है वहाँ? तो गांव की एक खास जगह है, कोई 1.5 किलोमीटर लंबी पट्टी होगी। वहाँ पक्षी अचानक नीचे की तरफ उड़ने लगते हैं। उनका बर्ताव बहुत अजीब होता है। अजीब मतलब? जैसे वो रास्ता भटक गए हों, कंफ्यूज्ड। और गांव में जो रोशनी होती है, घरों की लाइटें, हाँ। या लोग टॉर्च या लैंप जलाते हैं, हाँ। पक्षी उसी रोशनी की तरफ खींचते चले आते हैं। ओह। और कई बार वो इतने भ्रमित होते हैं कि सीधे लाइट की तरफ जाते हुए पेड़ों से, दीवारों से, घरों से टकरा जाते हैं। अरे। हाँ, और फिर घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखना मतलब काफी परेशान करने वाला होता है। यकीनन अविश्वसनीय सा लगता है ये। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसको लेकर सोच कैसे बदली है। शुरू में जब मतलब विज्ञान इतना नहीं पहुंचा था वहाँ, तो वहाँ की जो लोक कथाएं थी, उनमें से बड़ा रहस्यमयी मानते थे। अच्छा। अलौकिक। जैसे? कुछ लोग मानते थे कि ये बुरी आत्माएं हैं जो पक्षियों को नीचे खींच लाती हैं, या कोई श्राप है आसमान से। पुरानी मान्यताएं। हाँ, पीढ़ियों से चली आ रही थी। हाँ। लेकिन फिर जब साइंटिस्ट और प्रकृतिवादी लोग वहां पहुंचे, उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, तब एक नई बात सामने आई कि ये दिशा भ्रम है, डिसओरिएंटेशन। अच्छा। तो ये एक तरह से लोक कथा और वैज्ञानिक जांच का मामला बन गया। तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, अलग अलग स्रोतों से, रिपोर्ट से, हाँ, उसके आधार पर जतिंगा की इस पहेली को थोड़ा खोल कर देखते हैं, परत दर परत। बिल्कुल। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, और वो जो बात कही जाती है कि पक्षी आत्महत्या करते हैं, क्या वो सच है? ये जानना भी जरूरी है। और अभी क्या स्थिति है वहाँ? क्या कुछ बचाव के काम हो रहे हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये कि कौन से पक्षी हैं जो इस तरह नीचे आते हैं? क्या कोई एक खास तरह के पक्षी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तक जो रिकॉर्ड किया गया है वो 40 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, स्थानीय भी और प्रवासी भी। 40 से ज्यादा? हाँ, लेकिन इनमें से कुछ हैं जो ज्यादा दिखती हैं, मतलब ज्यादातर वही होती हैं। अच्छा, जैसे कौन सी? जैसे टाइगर बिटन है, ब्लैक बिटन, लिटिल ईग्रेट जिसे छोटा बगुला कहते हैं, पॉन्ड हेरॉन, वो तालाब वाला बगुला, इंडियन पिट्टा भी है, बहुत खूबसूरत पक्षी होता है, और कुछ किंगफिशर्स भी। अच्छा, काफी वैरायटी है मतलब। हाँ है। और एक और खास बात देखी गई है कई स्टडीज में। वो क्या? कि ये जो पक्षी गिरते हैं उनमें से ज्यादातर किशोर होते हैं, मतलब उसी साल जन्मे युवा पक्षी। ओह, ये तो जरूरी बात लगती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद इसलिए कि उनके पास अनुभव कम होता है, तो ऐसे मुश्किल मौसम और दिशा भ्रम को वो शायद उतने अच्छे से झेल नहीं पाते जितने वयस्क पक्षी। उनके नेविगेशन स्किल अभी उतने पक्के नहीं होते होंगे। हाँ, शायद। ये तो वाकई एक अहम सुराग है। अच्छा, तो इस पर साइंटिफिक ध्यान कब गया? मतलब किसने इसे नोटिस किया? इसका क्रेडिट जाता है 1960s में। एक प्रकृतिवादी थे EPG, और हमारे बहुत मशहूर पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ वही, वो लोग जतिंगा गए थे और उन्होंने ही इस घटना को दुनिया के सामने रखा, साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने।
अच्छा, उनके बाद फिर और रिसर्च हुई? हाँ बिल्कुल, उसके बाद कई लोगों ने काम किया, जैसे अनवरुद्दीन चौधरी हैं, उन्होंने काफी गहरा अध्ययन किया है। एक स्टडी हुई थी जो करीब 5 साल चली थी। उसमें यह पाया गया कि वैसे तो 50 के करीब प्रजातियां प्रभावित हो सकती हैं। 50? हाँ, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 प्रजातियां ऐसी हैं जो बार बार और ज्यादा संख्या में इसका शिकार होती हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ खास पक्षी ज्यादा वल्नरेबल है। हाँ, ऐसा लगता है। शायद कोई खास वजह होगी उनके साथ। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने सबको उलझा रखा है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या विज्ञान के पास कोई पक्का जवाब है? देखिए, विज्ञान में ना 100% पक्का जवाब मिलना मुश्किल होता है, खासकर प्रकृति के ऐसे रहस्यों में। लेकिन जो सबसे मजबूत थ्योरी है, जो ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं, वो कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे? खासकर मौसम, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और रोशनी। अच्छा। जैसा हमने पहले कहा, ये खास मौसम में होता है। घना कोहरा, नीचे बादल, तेज हवाएं, खासकर दक्षिण से आने वाली। ऐसी हालत में पक्षियों के लिए अपने नॉर्मल तरीके से रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नॉर्मल तरीके मतलब जैसे वो सूरज या तारों को देखकर रास्ता पता करते हैं? बिल्कुल। पक्षी दिशा के लिए कई चीजें इस्तेमाल करते हैं। दिन में सूरज, रात में तारे, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी। हाँ। लेकिन सोचिए, जब घना कोहरा है, बादल हैं, तो सूरज तारे तो दिखेंगे नहीं। सही बात है। और कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि शायद तेज हवा और हवा के दबाव में बदलाव उनके मैग्नेटिक सेंस को भी गड़बड़ कर देते हैं। तो मतलब वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं? हाँ, एकदम दिशाहीन, डिसोरिएंटेड। वो उड़ तो रहे होते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि किधर जाना है। तो फिर वो रोशनी की तरफ क्यों आते हैं, गांव की तरफ? हाँ, यहीं पर जतिंगा की खास लोकेशन और इंसानी दखल वाली बात आती है। अच्छा। जब सारे नेचुरल सिग्नल गायब हो जाते हैं, तो पक्षी बेचारे किसी भी ऐसी चीज की तरफ खींचने लगते हैं जो दिख रही हो, स्थिर हो। और उन अंधेरी धुंध वाली रातों में उस घाटी में गांव के घरों से आती रोशनी या मशालें या लालटेन, वही एकमात्र चमकती हुई स्थिर चीज होती है। तो पक्षी शायद उसे कोई सेफ जगह या कोई सिग्नल समझकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि ये रोशनी उन्हें नीचे जमीन की तरफ खींच रही है। और शायद जतिंगा की जो घाटी वाली बनावट है वो भी इसमें रोल प्ले करती होगी। बिल्कुल, बहुत मुमकिन है। वो एक संकरी घाटी है, हवा का एक खास पैटर्न है। हो सकता है हवाएं पक्षियों को उस खास इलाके में इकट्ठा कर देती हों और फिर वहाँ जो रोशनी है उसका असर और बढ़ जाता हो। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ जतिंगा की बात नहीं है। पूरी दुनिया में लाइट पोल्यूशन, मतलब कृत्रिम रोशनी, हाँ, आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तो बहुत स्टडी हुई है और ये साफ है कि रात के समय ये आर्टिफिशियल लाइट प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को बुरी तरह डिस्टर्ब करती है। अच्छा। उनका रास्ता भटक जाता है, उनका बर्ताव बदल जाता है, यहाँ तक कि उनके ब्रीडिंग पर भी असर पड़ता है। बाप रे। तो जतिंगा जो है वो इस ग्लोबल प्रॉब्लम का एक बहुत ही, कह सकते हैं, ड्रामेटिक और कॉन्सेंट्रेटेड उदाहरण है। हाँ, वैसे कुछ और थ्योरीज भी मैंने सुनी थी, जैसे कि क्या जतिंगा की जमीन में कोई खास मैग्नेटिक गड़बड़ी है या जमीन के नीचे पानी के बहाव से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जो खींचता है पक्षियों को। इनके बारे में क्या? हाँ, ये बातें उठी हैं, लेकिन अब तक किसी भी स्टडी में इनका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। अच्छा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं ने भी जांच की है, पर उन्हें ऐसी कोई खास भूचुंबकीय विसंगति नहीं मिली जिससे ये घटना एक्सप्लेन हो सके। तो मतलब वो वाली थ्योरीज अभी उतनी मजबूत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी जो वैज्ञानिक समझ है वो यही है कि मौसम, भूगोल, पक्षियों का दिशा भ्रम और आर्टिफिशियल लाइट का आकर्षण, इन सब का मिला जुला असर ही इसके पीछे का सबसे लॉजिकल कारण लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वो जो एक डरावना सा मिथक जुड़ गया है इसके साथ, पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या, हाँ बिल्कुल, वो भी खारिज होता है। ये शब्द ही कितना सनसनीखेज है। बिल्कुल, और ये साइंटिफिकली एकदम गलत है। पक्षी जानबूझकर मरने नहीं आते। आत्महत्या तो एक मानवीय सोच है, इसे जानवरों पर लागू नहीं कर सकते। सही बात है। ये पक्षी तो बस मुश्किल हालात में फंस जाते हैं और रोशनी के धोखे में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दुखद है, पर आत्महत्या नहीं है। हाँ, इसे आत्महत्या कहना असल मुद्दे से ध्यान भटकाना है। सही कहा। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहले जब लोगों को इसका वैज्ञानिक कारण नहीं पता था, हाँ। तो कुछ स्थानीय लोग इन भटके हुए पक्षियों को जो आसानी से नीचे आ जाते थे, उनको पकड़ने के लिए लाइट और लंबे बांस के डंडों का इस्तेमाल करते थे। ओह अच्छा,
खाने के लिए? हाँ, शायद भोजन के लिए या एक परंपरा की तरह। लेकिन जब समझ बढ़ी, जब पता चला कि ये बेचारे पक्षी क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो नजरिया बदला। हाँ बिल्कुल। यहीं पर फिर कंजर्वेशन यानी संरक्षण के काम की बात आती है। पिछले कई दशकों में, खासकर जब से इस पर मीडिया और साइंटिस्ट का ध्यान गया है, असम सरकार, वहाँ का वन विभाग और कई एनजीओज ने मिलकर काफी काम किया है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो जागरूकता फैलाई। लोगों को, खासकर युवाओं को समझाया कि क्यों होता है और इन पक्षियों को मारना गलत है। ये बहुत जरूरी था। हाँ, फिर अगर कोई पक्षी घायल होकर गिरता है तो अब लोग उसे मारने के बजाय बचाव दल को खबर करते हैं। अच्छा, बचाव दल भी है वहाँ? हाँ, वन विभाग ने अस्थायी रेस्क्यू सेंटर भी बनाए हैं। वहाँ घायल पक्षियों का इलाज होता है और ठीक होने पर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो जो डंडों से मारने वाली बात थी, उसमें काफी कमी आई है। और अब तो जिला प्रशासन जतिंगा को एक जिम्मेदार पक्षी देखने की जगह के तौर पर प्रमोट कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल बर्ड वॉचिंग साइट। हाँ, ताकि लोग इस अनोखी घटना को देखें, समझें, लेकिन पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। लेकिन क्या अब सब ठीक है? चिंता की कोई बात नहीं रही? पूरी तरह से ऐसा कहना मुश्किल है। कुछ हाल की रिपोर्ट्स और वहाँ के लोग बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में शायद जतिंगा आने वाले पक्षियों की संख्या कुछ कम हुई है। ओह, क्यों? कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद क्लाइमेट चेंज, मौसम का पैटर्न बदल रहा हो। हाँ, ये तो हर जगह हो रहा है। दूसरा, आसपास जंगल कट रहे हो या जमीन का इस्तेमाल बदल रहा हो, जिससे पक्षियों के रहने की जगह पर असर पड़ रहा हो। लाइट पोल्यूशन भी शायद अभी एक मुद्दा हो, इसलिए बचाने की कोशिशें लगातार जारी रखनी होंगी। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सही बात है। ये सिर्फ जतिंगा की नहीं, पूरे इकोसिस्टम की बात है। बिल्कुल। तो अगर कोई इस अद्भुत, हालांकि थोड़ी दुखद घटना को देखने जाना चाहे, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब एक जिम्मेदार टूरिस्ट की तरह। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कोई जाता है तो कुछ बेसिक मैनर्स और नियम मानने बहुत जरूरी हैं। जैसे? पहला, भीड़ ना लगाएं, खासकर उन रातों में जब घटना होने की उम्मीद हो। ज्यादा लोग होंगे तो पक्षी और घबराएंगे। दूसरा, रोशनी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। तेज टॉर्च लाइट या कैमरे का फ्लैश तो बिल्कुल नहीं, उससे तो वो और खींचेंगे। हाँ, और कंफ्यूज होंगे, दुर्घटना का खतरा बढ़ेगा। धीमी लाल रोशनी शायद कम नुकसानदेह हो, पर सबसे अच्छा है कि कम से कम लाइट इस्तेमाल करें। ठीक है। तीसरा, शांति बनाए रखें, शोर ना करें, धीरे बोलें। चौथा, दूरी बनाए रखें। अगर कोई पक्षी जमीन पर गिरा दिखे तो उसे छेड़े नहीं, पकड़ने की कोशिश न करें। तुरंत वन विभाग या जो ऑथराइज्ड रेस्क्यू टीम है उन्हें बताएं। हाँ, उन्हें पता होता है कि कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल। और पांचवा, जो भी स्थानीय नियम या गाइडलाइंस हो, उनका सख्ती से पालन करें। ये तो मतलब कहीं भी वाइल्ड लाइफ देखने जाएं तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये हमें याद दिलाता है कि ये जो बढ़ता लाइट पोल्यूशन है, ये सिर्फ जतिंगा नहीं, हर जगह पक्षियों और दूसरे जीवों के लिए खतरा है। सही कहा। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, हमने बात की असम के जतिंगा गांव की, जहां मॉनसून के बाद खास अंधेरी धुंध वाली रातों में पक्षी रहस्यमय तरीके से नीचे आ जाते हैं। हमने समझा कि इसके पीछे सबसे लॉजिकल वैज्ञानिक कारण कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि खराब मौसम, घाटी की खास बनावट, पक्षियों का दिशा भ्रम और गांव की कृत्रिम रोशनी का घातक आकर्षण, इन सब का एक जटिल मिश्रण है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। हमने वो सामूहिक आत्महत्या वाले मिथक को भी नकारा, ये असल में दुर्घटनाएं हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे जागरूकता और संरक्षण के प्रयासों से स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिशें हुई हैं और अभी भी जारी हैं, हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं। बिल्कुल, जतिंगा का रहस्य शायद पूरी तरह 100% सॉल्व ना हो, लेकिन जो सबूत हमारे पास हैं वो दिशा भ्रम और लाइट अट्रैक्शन वाली थ्योरी की तरफ ही इशारा करते हैं। और ये घटना एक असाधारण केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे कुदरती चीजें, मौसम, भूगोल और इंसानी हरकतें, लाइट मिलकर वन्य जीवों के लिए खतरनाक हालात पैदा कर सकती हैं। हाँ, ये प्रकृति की जटिलता और हमारे एक्शन के अनजाने नतीजों की याद दिलाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि हम ऐसी घटनाओं को समझने और उनके बुरे असर को कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं। लगातार रिसर्च और सही संरक्षण नीतियों की जरूरत है। और इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। हम अब जानते हैं कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन पक्षियों के लिए एक बड़ा खतरा है।
तो इसे ध्यान में रखते हुए खासकर जतिंगा जैसे अनोखे और संवेदनशील इलाकों या जहां से पक्षी बड़ी संख्या में गुजरते हैं, उन जगहों के पास रहने वाले समुदायों और प्रशासनों की क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या हम लाइट के इस्तेमाल को समझदारी से मैनेज कर सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी या प्लानिंग से कोई हल निकल सकता है? और क्या जतिंगा की कहानी हमें इस बदलते पर्यावरण में इंसानों और वन्य जीवों के बीच के नाजुक रिश्ते को बेहतर ढंग से समझने और उसका सम्मान करने में मदद कर सकती है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।